हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर बच्चों का लेके आया हूँ। पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नौ उपनिवेशवाद को स्पष्ट कीजिए। इससे पहले अगली वाली वीडियो में मैंने बताया था फ्रेंड, उपनिवेश और उपनिवेशवाद के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, तो उपनिवेशवाद या नौ उपनिवेशवाद, ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण, ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, ये पेपर में आने की संभावना रखते हैं। ठीक है, तो आप इनको जरूर करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे विऔपनिवेशीकरण। ठीक है, और इसके बाद नागरिक आंदोलन वाल के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं नौ उपनिवेशवाद को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और इसके कारण क्या होते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखते हैं। तो विकसित देशों द्वारा, ठीक है, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किए जाने वाला हस्तक्षेप नौ उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, यानी विकसित देश द्वारा, ठीक है, किसी विकासशील देश है उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, ठीक है, बिना अपने वहाँ भौतिक उपस्थिति के, ठीक है, वहाँ जाए बिना, ठीक है, लेकिन उसके मामलों में हस्तक्षेप करना क्या कहलाता है? नौ उपनिवेशवाद कहलाते हैं। ठीक है, इसको सरल शब्दों में समझते हैं तो नए स्वतंत्र हुए देशों पर विकसित देशों द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित करना, दबदबा स्थापित करना और आर्थिक शोषण करना क्या कहलाता है? नौ उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक फ्रेंड, अब आपको शायद समझ में भी आ गया होगा कि नए स्वतंत्र हुए। अब आपको पता है फ्रेंड, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब नए जो स्वतंत्र देश हो रहे थे, आज़ाद हो रहे थे फ्रेंड, तो उनको क्या चाहिए था, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे, तो उनका शोषण किसने किया? जो उस समय दो शक्तियाँ उभर के आ रही थी, यूएसए और अमेरिका, ये क्या चाहती थी कि इनका शोषण करे। तो कुछ उसमें शामिल हो गए, कुछ शामिल नहीं हुए। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। नीचे प्रस्तावना देखते हैं, थोड़ा नवोपनिवेशवाद का इतिहास देखते हैं। तो यूरोप के देशों ने 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैंने बात किया था फ्रेंड उपनिवेश के बारे में। ठीक है, तो इसका इतिहास पढ़ते हैं। उपनिवेशवाद पहले समझेंगे, फिर उसके बाद नव उपनिवेशवाद को, ठीक है, समझेंगे। तो यूरोप के देश थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो उपनिवेश बनाया था फ्रेंड, गुलाम बनाया था सबसे ज़्यादा किसने? यूरोप के देशों ने। ठीक है, यूरोप के देशों ने अफ्रीका और एशिया के जो देश थे उनको अधिकतर गुलाम बनाया। इन इन प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देशों को से कई बहुमूल्य वस्तुओं को ले जाकर अपने देश को आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। ठीक है, ये इसलिए बनाते थे देश को उपनिवेश की, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक संसाधन भरपूर थे। अफ्रीका के ले लीजिए, ठीक है, इंडिया की बात कर लीजिए, ठीक है, और वो एशिया के जो देश हैं उनमें क्या है, प्राकृतिक संसाधन भरपूर है। इन्हीं कारणों से क्या किया, जो यूरोप के देश थे उन्होंने इसका क्या किया, उपनिवेश बनाया। ये मुख्य कारण थे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे सोना ले गए, चांदी, मसाले, कपास, लोहा, चाय, दालें, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन थे। और इन्हीं का क्या किया, यूरोपीय देशों ने दोहन किया। ठीक है, भरी मात्रा में यहाँ से क्या करते, उसको निकालते और ले जाके अपने देश में लाभ कमाते। ठीक है, उपनिवेश का काल 15वीं से 20वीं शताब्दी तक के वर्षों को क्या बोला जाता है? उपनिवेशवाद। ठीक है, उपनिवेशवाद का काल कहा जाता है 15वीं से 20वीं शताब्दी तक। ठीक है फ्रेंड, अब समझते हैं नौ उपनिवेशवाद। नौ उपनिवेशवाद एक ऐसी नई अवधारणा है, इसका प्रयोग नए प्रकार के साम्राज्यवाद के लिए किया जाता है। ठीक है, एक ऐसी उदाहरण है कि जो नए स्वतंत्र देश हैं उनको कैसे अपना गुलाम बनाया जाए, ये एक नीति है। ठीक है फ्रेंड, तो द्वितीय विश्व युद्ध देखते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक देश आज़ाद हो रहे थे, यानी जो गुलामी देश थे, उपनिवेश देश थे, वो क्या हो रहे थे, आज़ाद हो रहे थे, क्योंकि जो महाशक्तियाँ दोनों थी वो क्या कर रही थी, उपनिवेशवाद का विरोध कर रही थी। जो गुलाम वाले देश थे उनका क्या कर रही थी, वो स्वतंत्र कराने में मदद कर रही थी। ठीक है, इन युद्धों के बाद नए राष्ट्रों को आज़ादी मिल रही थी। अब कोई भी देश किसी भी देश का उपनिवेश नहीं रहना चाहता था। ठीक है फ्रेंड, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म समाप्त हुआ तो शीत युद्ध चल रहा था। उस समय दो शक्तियों की होड़ लगी थी, यूएसए और अमेरिका। तो इन दोस्तों ने क्या किया, उपनिवेशवाद को ख़त्म किया और जो नए राष्ट्र उभरे उनको क्या किया, अपने ओर आकर्षित करने, अपने में शामिल करने की इच्छा जाहिर की। ठीक है, आज़ादी के बाद स्वतंत्र हुए राष्ट्र आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। ठीक है, जो देश, क्योंकि लड़ाई हुई थी, युद्ध हो रहे थे।
ठीक है फ्रेंड। तो आर्थिक रूप से वो जो देश उपनिवेश देश थे वो क्या हुए थे, कमज़ोर हो गए थे। क्यों? क्योंकि जो देश उपनिवेशिक देश थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, क्योंकि जो यूरोपीय देश थे उनका दोहन भी कर रखे थे, प्राकृतिक संसाधन तो पहले लेके चले गए थे, और उसके बाद जो बसी कुछ कसर थी उसने क्या किया, युद्धों ने उसमें ले लिया। तो क्या कर रहे थे, आर्थिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर हो गए थे। ठीक है, इन देशों की स्थिति आर्थिक राजनीतिक रूप से इतनी टूट गई थी कि वो अपने राष्ट्र को कार्यभार को संभाल नहीं सकते थे। आज़ाद तो हो गए, लेकिन अब कार्यभार कैसे संभालेंगे, धन की आवश्यकता पड़ रही थी। ठीक है, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, तो अपने देश को कैसे चलाएंगे। इससे बचने के लिए ये विकसित देशों का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, कहने का अर्थ है फ्रेंड कि अब उनके पास पैसे की दिक्कत आ रही थी, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, जो विकसित देश हो रहे थे जैसे अमेरिका, रूस, तो उनमें शामिल होने की कुछ देशों ने इच्छा जाहिर की। ठीक है, इसे बचने के लिए विकसित देशों का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, वे नए स्वतंत्र राष्ट्र इनमें शामिल होने लगे। ठीक है, जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे वो क्या कर रहे थे, उपनिवेश से तो अब आज़ाद हो गए, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, तो वो क्या चाहते थे कि अमेरिका या रूस किसी एक में वो शामिल होने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, उनमें शामिल होते। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, और अमेरिका और जो रूस थे उन्होंने को लालच दिया। ठीक है, जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको लालच दिया कि आप हमारे पास आइए, हमसे जुड़िए, ठीक है, हमें शामिल हो जाइए, तो हम क्या करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देंगे। ठीक है, तो इसी नीति को क्या कहा जाता है, नौ उपनिवेशवाद कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो वो क्या करते हैं, ठीक है, आगे आपकी बात समझ में आएगी आपको धीरे धीरे। तो विकसित देशों द्वारा आर्थिक सहारा की नीति। ठीक है, इन देशों ने क्या किया, जो विकसित देश थे अमेरिका और यूएस से, उन्होंने क्या किया, जो स्वतंत्र देश थे वो तो आज़ाद हो रहे थे। ठीक है, तो उनको बोला कि भाई हमारे में शामिल हुए तो हम आपको धन देंगे, आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। ठीक है, तो कुछ देश तो शामिल हो गए, लेकिन जो भारत था फ्रेंड, ठीक है, वो शामिल नहीं हुआ। उसने क्या किया, गुटनिरपेक्ष, ठीक है, गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई। वो बोला कि भाई हम किसी में नहीं शामिल होंगे। भारत के हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बोला कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम तीसरी दुनिया का निर्माण करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें समझ में आएगा। विकसित देशों द्वारा आर्थिक सहारा की नीति दी गई। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये औपनिवेशिक देश आज़ाद हो गए, तो विकसित देशों ने इन नए स्वतंत्र देशों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए आर्थिक नीति का सहारा लिया। ठीक है, जब इन दोनों विकसित देशों ने आर्थिक और जो रूस अमेरिका ने देखा कि जो विकसित देश आज़ाद हो रहे हैं, तो इनको कैसे गुलाम बनाया जाए, वो इस नीति को अपनाने लगे। ठीक है फ्रेंड, तो उन्होंने क्या किया, लालच दिया कि हमारे पे शामिल हो जाइए, हम आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आर्थिक सहारा की नीति अपनाई, और इसी नीति को क्या बोला जाता है, नौ उपनिवेशवाद। कहने का अर्थ है फ्रेंड कि बिना गए हुए, ठीक है, ठीक है, आपको इतना कर्जे में डाल देना कि आप उससे कहने का अर्थ है कि आप एक व्यक्ति से इतना कर्ज ले लेंगे, ठीक है, तो आप उसको नहीं चुका पाएंगे, तो वो जैसे आपको बोलेगा आप उसको ऐसे करेंगे। तो ये क्या है, नौ उपनिवेशवाद है। ठीक है फ्रेंड, तो ये अमेरिका कर रहा था। वो क्या कर रहा था, पैसे की इतनी भरमार दे रहा था कि जो नए स्वतंत्र देश थे पैसे तो ले लेते, लेकिन चुका नहीं पाते, और चुका नहीं पाते तो उनको क्या करना था, अमेरिका या सोवियत संघ के अनुसार चलना होता पड़ता था। तो इसी को बोलते हैं नौ उपनिवेशवाद। ठीक है, आगे देखते हैं डॉलर की कूटनीति। उन्होंने क्या किया, जो अमेरिका और यूएसए थे उन्होंने क्या किया, डॉलर की कूटनीति अपनाई। अब देखते हैं, विकसित देशों ने नए स्वतंत्र हुए देशों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का भरोसा जताया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे में आ जाइए, हमारे में शामिल हो जाइए, हम आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। ये भरोसा दिलाया किसने, विकसित देशों ने नए स्वतंत्र राष्ट्रों पर। आगे देखते हैं, परंतु उनके आर्थिक विकास में सहायता के नाम पर विकसित साम्राज्यवादी, ठीक है, देशों ने डॉलर की कूटनीति का प्रयोग किया। ठीक है, आपको पता है डॉलर की कीमत है फ्रेंड, वो कितनी, ठीक है, मजबूत स्थिति है आर्थिक रूप से। सबसे जो समझते हैं सबसे जो मजबूत करेंसी है फ्रेंड, वो क्या है, डॉलर है, और उसकी कीमत और भी नए राष्ट्र नहीं लगा सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, डॉलर की नीति अपनाई। ऐसा करके वे स्वतंत्र हुए देशों को अपनी आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उनका मेन मकसद क्या था कि जो नए स्वतंत्र देश हुए हैं उनको, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, भौतिक रूप से, ठीक है, अभौतिक रूप से फ्रेंड क्या करना था, उनको आर्थिक स्थिति को नियंत्रण करना था। ठीक है, कहने का मतलब वो बैठे बैठे क्या करते थे, यहाँ से अब हमें बैठे अब क्या करना, आप पे नियंत्रण रखना, आप पे नज़र रखना, आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना। ठीक है, जैसे अमेरिका करता है, जैसे चीन करता है। ठीक है फ्रेंड,
उदाहरण में आगे समझेंगे। आगे देखते हैं भारत की स्थिति। इससे बचने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई, यानी तीसरी दुनिया का निर्माण किया। और इन्होंने बताया भी और कुछ देशों को शामिल भी किया गुटनिरपेक्ष में, और इनको बोला कि नहीं किसी देश में शामिल मत हो, हम अपना एक अलग गुट बनाएंगे। ठीक है, उसी को बोला गया गुटनिरपेक्ष की नीति। ठीक है, भारत किसी भी विकसित देश में शामिल नहीं हुआ, ना ही रूस में, ना ही अमेरिका में। उसने क्या किया, तीसरी दुनिया बनाई और उस स्वतंत्र देशों को, ठीक है, और स्वतंत्र देशों को उसमें शामिल करने की सलाह दी। ठीक है, लोगों को बताया जो स्वतंत्र देश हो रहे थे, ठीक है, जो विकासशील जो स्वतंत्र देश हो रहे थे, उसको क्या बोला उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू की हमारे गुट में शामिल हो जाइए, गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाइए ना। ठीक है, आपको किसी गुट में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, किसी विकसित देश में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनके फ़ायदों के बारे में भी बताया। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। उपनिवेशवाद में उस समृद्ध राष्ट्र की भौतिक उपस्थिति होती है जिससे उस देश की शोषण करता है। अब उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद में वो आपके सामने रहेगा। ठीक है, आपको गुलामी का क्या अर्थ है फ्रेंड? अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, वो भारत में आई थी, यानी कि अपने यहाँ से और शासन चला रही थी, ऐसा नहीं है, वो भारत में आके शासन चला रही थी, तो इसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, और बिना आए हुए शासन चलाना क्या कहलाता है? नौ उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो उपनिवेशवाद में उस समृद्ध राष्ट्र की भौतिक उपस्थिति होती है, यानी जो देश दूसरे देश को उपनिवेश बनाता है, तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से वो सामने होता है, आमने सामने से उसको गुलाम बनाता है। लेकिन जो नौ उपनिवेशवाद है, वो अपने यहाँ अपने देश में बैठे बैठे आपको गुलाम बना लेता है। ठीक है, आर्थिक स्थिति के मजबूती, ठीक है, आर्थिक बल पे वो आपको गुलाम बना लेता है। इसी को बोलते हैं नौ उपनिवेशवाद। आगे देखते हैं। नौ उपनिवेशवाद में भौतिक उपस्थिति नहीं होती है, बिना आए हुए या बिना आप पे हमला किए हुए। ठीक है, वो अपने क्या करता है, अपनी नीतियों को आपसे पूरा करवा लेगा। ठीक है, तो नौ उपनिवेशवाद में विकसित देशों की भौतिक उपस्थिति नहीं होती है, परंतु इस प्रकार की नीति अपनाई जाती है कि बिना आक्रमण किए, ठीक है, बिना शक्ति का प्रदर्शन किए, ठीक है, वो अपनी नीतियों को आपसे पूरा करवा लेगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है नौ उपनिवेशवाद। ठीक है फ्रेंड, आयोग को समझ में आ रहा होगा। तो वर्तमान में नौ उपनिवेशवाद की नीति जारी है। ठीक है, आपने देख लिया, आप उदाहरण दे सकते हैं भारत का, चीन का ले सकते हैं, अमेरिका का ले सकते हैं। अब चीन क्या है, जो छोटे छोटे विकासशील देश है, उनको क्या कर रहा है, धन के लालच दे रहा है। ठीक है, अब धन का लालच दे देगा। अब धन के लालच में वो देश तो धन तो ले लेंगे, आर्थिक स्थिति तो ले लेंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या करेंगे, उसको चुका नहीं पाएंगे। अब चुका नहीं पाएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, चीन के अनुसार चलना पड़ेगा। तो एक तरह से ये गुलामी हुई। ठीक है, आगे समझते हैं इसमें। तो वर्तमान में यह प्रक्रिया विभिन्न रूपों से जारी है। इसका उदाहरण अमेरिका के से लिया जा सकता है। अमेरिका ऐसा समृद्ध देश है कि बिना भौतिक उपस्थिति से विकासशील देशों की नीतियों को बदल सकता है। ठीक है, अमेरिका ऐसा समृद्ध राष्ट्र है कि वो बिना किसी देश में जाए, जो विकसित विकासशील कमज़ोर देश हैं उनमें जाए, उनकी नीतियों को बदल सकता है, क्योंकि वो क्या है, समृद्ध है। ठीक है, उदाहरण दूसरा देखते हैं चीन का। तो चीन भी इसी नीति को अपना रहा है। चीन विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देकर उन देशों को आंतरिक नीतियों पर हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, अब कहने का मतलब बोलेगा कि आप इनसे बात नहीं कीजिए, ठीक है, आप इनसे बात मत करना, आपसे ये मेरा दुश्मन है, आप इससे बात। तो क्या करता है, आपको पैसे दे दिया तो आपको जिस तरीके से बोलेगा उन देशों को वैसा मानना पड़ेगा। उदाहरण भी देखते हैं, श्रीलंका को पैसा दे रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है, नेपाल को दे रहा है, तो इन देशों से वो जो मर्जी करा सकता है चीन। ठीक है फ्रेंड, जिससे बोलेगा उसी से वो व्यापार करेंगे, जिसी से बोलेगा उसी से वो आयात निर्यात करेंगे। तो कहने का मतलब एक गुलामी हो गई ना, बिना गए वहाँ से, वो अपने यहाँ से ही इन देशों को गुलाम बना रहा है। इसी को बोला जाता है नौ उपनिवेशवाद। आगे देखते हैं। चीन इन देशों को पैसे देकर इन देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। वे बिना हमला किए इन देशों को नीतियों को अपने अनुसार चला रहा है। ठीक है, अब भारत इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है फ्रेंड। ठीक है, देखते हैं नौ उपनिवेशवाद को जन्म देने वाले तत्व कि नौ उपनिवेश होता क्यों, नौ उपनिवेशवाद पैदा कैसे होता है, ठीक है, जन्म कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, या किन किन कारणों से नौ उपनिवेश का जन्म होता है। आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित इसमें 4-5 कारण है फ्रेंड, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है उपनिवेश पर राजनीतिक चेतना, यानी उपनिवेश देशों पर राजनीतिक चेतना। दूसरा है यूरोपीय देशों का कमज़ोर होना। तीसरा है नवोदित, यानी नए उदित स्वतंत्र राष्ट्रों की आर्थिक मजबूरियाँ। ठीक है, इनके कारण से विकासशील देशों की आर्थिक विकसित राष्ट्रों की आर्थिक नीतियाँ। ठीक है, जो विकसित देश होते हैं वो किस तरह से विकासशील देशों पे राष्ट्रों की आर्थिक नीतियाँ अपनाते हैं, इसके बारे से क्या होता है, नव उपनिवेशवाद का जन्म होता है। आगे देखते हैं।
आपको समझ में आएगा फ्रेंड। इसको एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने कुछ पॉइंट में, देखते हैं आगे। तो पहला है उपनिवेशवाद में राजनीतिक चेतना का उदय। ठीक है, धीरे धीरे जब औपनिवेशिक शोषण का शिकार, ठीक है फ्रेंड, धीरे धीरे औपनिवेशिक शोषण के शिकार देशों में राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ फ्रेंड, तो धीरे धीरे जो क्या हुआ, मुक्ति आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, देशों में क्या होगा, जो उपनिवेशवाद के खिलाफ, ठीक है, मुक्ति आंदोलन शुरू हो गया कि हम अब किसी का गुलाम नहीं रहेंगे। ठीक है, 20वीं शताब्दी तक क्या हुआ, सभी जो उपनिवेश देश थे उनके अंदर में एक चेतना आई। ठीक है, उन्होंने एक नीति अपनाई कि अब नहीं, अब हम क्या करेंगे, अब उपनिवेश नहीं रहेंगे, किसी देश के गुलाम नहीं रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इससे वहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन की तेज़ी से विकास हुआ, आपने देखा होगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब कोई भी देश किसी देश का गुलाम बनने को तैयार नहीं था, सभी देश स्वतंत्र होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, जब उपनिवेश में राजनीतिक चेतना, इसी को बोला गया है। ठीक है फ्रेंड, भारत देश ने औपनिवेशिक देश की ताकतों को उखाड़ फेंका। इंग्लैंड को क्या किया था, भारत ने उखाड़ फेंका था। ठीक है फ्रेंड, उनको एहसास करा दिया कि अब उनका नियंत्रण अब नहीं रहेगा, अब वो किसी देश को उपनिवेश नहीं बना सकते। ठीक है, इसी चेतना से क्या हुआ फ्रेंड, नौ उपनिवेशवाद का उदय हुआ था। ठीक है, यूरोपीय ताकत का कमज़ोर होना। आपको पता है कि यूरोप ने सबसे ज़्यादा उपनिवेश बनाए थे, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो यूरोप के जितने भी थे तो उनको अधिक क्षति पहुंची, जिसके कारण से वो क्या होते थे फ्रेंड, कि उपनिवेश चलाने में असमर्थ होते थे। जहाँ जहाँ उनका उपनिवेश था वो वहाँ से चलाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर हो गई थी। देखते हैं आगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोपीय साम्राज्यवाद की ताकतों को भयंकर हानि पहुँचाई थी। ठीक है, अब यूरोपीय देश उपनिवेश चलाने में असमर्थ हो गए थे। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि सभी उपनिवेश देशों में मुक्ति आंदोलन शुरू हो गए थे, जिससे बड़े बड़े साम्राज्यवाद को नष्ट कर दिया। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय क्या हुआ, तो बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। क्या, मुक्ति आंदोलन बोला जाता है, अपने देश को उपनिवेश से उखाड़ फेंकना की आंदोलन। ठीक है, जैसे भारत ने क्या किया था, इंग्लैंड को उखाड़ के यहाँ से भगा दिया था। लेकिन सभी राष्ट्र भारत और चीन जैसे शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि सभी उपनिवेश देश मुक्ति आंदोलन शुरू हो गए थे, जिससे बड़े पैमाने में साम्राज्यवाद देश नष्ट हो रहा था। लेकिन सभी राष्ट्र भारत चीन जैसे शक्तिशाली नहीं थे। उन्हें अपने देश की आर्थिक विकास के लिए पुराने साहूकारों पर निर्भरता जागरूक करनी पड़ी, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे देश थे फ्रेंड कि वो आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हो गए थे कि जहाँ, जैसे कहने का अर्थ है कि उनकी दाल रोटी चल रही थी उपनिवेश से, लेकिन जब वो स्वतंत्रता में आए फ्रेंड तो उनकी दाल रोटी भी छिन गई। तो वो क्या बोले कि हमें गुलामी ही पसंद है, वो फिर क्या हुए, उपनिवेश में ही शामिल हो गए। लेकिन भारत और चीन जैसे, ठीक है फ्रेंड, जितना भी शोषण हुआ लेकिन वो फिर शामिल नहीं हुआ किसी भी गुट में, और उन्होंने क्या किया, गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई थी। ठीक है फ्रेंड, तो उन्हें अपने देश के आर्थिक विकास के लिए अपने पुराने साहूकार पर निर्भरता अपनाई। किसे, जो उपनिवेश देश थे। ठीक फ्रेंड, आज़ाद तो हो गए थे लेकिन वो क्या किए, उनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, तो उससे बचने के लिए, ठीक है, अपनी दाल रोटी चलाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो गुलामी को स्वीकार किया। लेकिन कुछ राष्ट्रों ने ऐसा नहीं किया। सभी साम्राज्यवादी देशों ने आर्थिक सहायता के नाम पर अपने अधीन देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करने लगा। ठीक फ्रेंड, अब क्या हुआ कि जो देश विकसित देशों में शामिल होने लगे आर्थिक स्थिति मजबूत करने के चक्कर में, तो क्या हुआ, जो विकसित देश थे उनके आंतरिक मामलों में क्या करने लगा, हस्तक्षेप करने लगा। शामिल तो हो गए, आर्थिक स्थिति पैसे तो वो दे दिए, लेकिन क्या किए, धीरे धीरे उसके आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप करने लगा। ठीक है फ्रेंड, और यहीं से नव उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। ठीक फ्रेंड, तो कहने का अर्थ ये है कि जब उपनिवेशवाद, ठीक है, उपनिवेशवाद का अंत हो रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, तो जो नए स्वतंत्र राष्ट्र उदय हो रहे थे तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। तो जब कमज़ोर थी तो वो क्या कर रहे थे, विकसित देशों में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। ठीक है, कि बोले कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो फिर जो यूएसए था, अमेरिका था, उन्होंने बोला कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो आप हमारे में शामिल हो जाइए, हम आपको क्या करेंगे, धन देंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। तो कुछ देश तो जहाँ में शामिल हो गए, लेकिन कुछ देश शामिल नहीं हुए। वो क्या करें, तीसरी दुनिया में शामिल हुए। तो उसी को बोला गया है गुटनिरपेक्ष की नीति। ठीक है, और यहीं से क्या हुआ, नव उपनिवेशवाद का जन्म हुआ और अभी तक ये चलता आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब देख लीजिए जो अभी विकसित देश हैं वो क्या कर रहे हैं, विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। अब देख लीजिए यूएनओ किसी भी, जो यूएनओ में शामिल देश है उनके किसी भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है यूएनओ। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि वो विकसित देश है। आगे देखते हैं।
ठीक फ्रेंड, अब तीसरा देखते हैं नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों की आर्थिक मजबूरियां। क्योंकि जो नए स्वतंत्र देश थे उनकी क्या थी, मजबूरी थी, किस मामले में, आर्थिक मजबूरी थी। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, आंतरिक रूप से इतना टूट गए थे, आर्थिक रूप से इतना टूट गए थे कि वो अपने देश को चलाने के लिए असमर्थ थे। क्योंकि देश को चलाने में धन की आवश्यकता होती है, और धन तो यूरोपीय देश लूट के लिए चले गए थे, और बची कुची कुसर क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो सभी नवोदित राष्ट्र, ठीक है, नवोदित यानी नए उदित स्वतंत्र राष्ट्रों ने अपने आर्थिक विकास के लिए विदेशी आर्थिक मदद की आवश्यकता अनुभव हुई। ठीक है, जो विदेशी आर्थिक मदद क्या हुआ था, जब दो देश नए आज़ाद हुए, उनको आर्थिक मजबूरी थी, तो क्या कर रहे थे, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया, विदेशी नीतियों पर के विदेशी आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ी। वो क्या कहे, विदेश के जो आर्थिक जो क्या यूएन अमेरिका थे उनमें शामिल होने की इच्छा जाहिर की। लंबे समय, ठीक है, लंबे समय में औपनिवेशिक शासन के शिकार रह चुके अधिकतर देशों को आर्थिक संसाधनों का दोहन साम्राज्यवादी देश कर चुके थे। जैसे मैंने बताया कि जब औपनिवेशिक शासन था, ठीक है, उन देशों पे, ठीक है, उनका क्या था, आर्थिक स्थिति में एकदम कमज़ोर हो गई थी। क्योंकि यूरोपीय देश थे, क्या कर रहे थे, बहुत ही अधिक मात्रा में शोषण कर रहे थे। ठीक है, वहाँ से वो क्या क्या धन संपत्ति लूट के लेके चले गए। और ठीक है, और दूसरा कारण था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें फिर क्या हुआ फ्रेंड, बहुत सारे धन देशों के नष्ट हो गए थे। ठीक है, इन्हीं कारणों से क्या हुआ था फ्रेंड, जो उपनिवेश देश थे, ठीक है, औपनिवेशिक देश थे, वो क्या कर रहे थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे। इन नवोदित राष्ट्रों के पास अपने आर्थिक विकास के लिए न तो पर्याप्त पूंजी थी और न ही तात्कालिक ज्ञान था। ठीक है, अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन देशों ने पुरानी औपनिवेशिक ताकतों से कर्ज लेने पर मजबूर हो गए। क्योंकि नए उदित राष्ट्र थे और उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं थी, मजबूत न थी, और न कोई पूंजी के साधन था, और न कोई तकनीकी ज्ञान था। क्योंकि तत्काल आज़ाद हुए थे फ्रेंड, तो उनके पास न सरकार चलाने का, ठीक है, न ज्ञान था, और न कोई पूंजी का संसाधन था। ठीक है, न आर्थिक रूप से मजबूत थे। तो उन्होंने क्या किया, जो विकसित देश है उनसे कर्जा लेने लगे। ठीक है, आप देख लीजिए, अमेरिका से पाकिस्तान कितना कर्जा ले चुका है। अब जैसे पाकिस्तान, ठीक है, अमेरिका जैसे पाकिस्तान को बोलेगा वो इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि क्या है, उसका कर्जदार हो चुका है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं नौपनिवेशवाद। ठीक है, इससे इन देशों ने पुरानी उपनिवेश ताकतों से फिर अपना जाल बिछाने में कायम हुई, और वह नए उपनिवेशवाद को जन्म दी। फिर जब ये सब महसूस होने लगे, तो जो नए विकसित देश थे उन्होंने देखा कि हाँ, ये लोग तो पैसे के लिए, ठीक है, कर्जा लेने के लिए मजबूर हो गए। तो उन्होंने क्या किया, हम बोले कि हम आपको कर्जा देंगे, आप हमारे में शामिल हो जाइए, हमारे अनुसार चलिए। ठीक है, तो कुछ देश उसमें शामिल हो गए। ठीक है, चौथा इसमें देखते हैं फ्रेंड, सॉरी, चौथा है साम्राज्यवादी ताकतों की मजबूरियाँ। ठीक है, क्योंकि साम्राज्यवादी ताकतों की मजबूरियां भी थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने साम्राज्यवादी ताकतों को बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि पहुंचाई थी। जो यूरोपीय देश थे, साम्राज्यवादी देश थे, उनको क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध ने बहुत झटका दिया था। ठीक है, उपनिवेशिक शासन के अंत के साथ ही उनके कच्चे माल से तथा तैयार माल बेचने वाली मंडियां भी समाप्त हो गई थी। क्योंकि जो उपनिवेशिक जो, ठीक है, जो देश थे, सॉरी, जो साम्राज्यवादी देश थे, उनका संशोधन, सॉरी, शोषण करने का मुख्य जरिया क्या था, कच्चे मालों को क्या करते थे, मंडियों में बेचते थे और उनसे धन अर्जित करते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में उन मंडियों को समाप्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया था। इनकी आर्थिक जो ताकत, शोषण करने की ताकत थी, वो भी खत्म हो गई। किसकी, साम्राज्यवादी देशों की। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, इससे साम्राज्य देशों को यह आवश्यकता महसूस हुई कि नवोदित राष्ट्रों में मंडियों को खोज व कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए। फिर वो जो साम्राज्यवादी देश थे, ठीक है, फिर उन्होंने नई नीति अपनाई कि अब ऐसा क्या करा जाए कि जिससे हमें क्या हो, जो नवोदित स्वतंत्र देश है उनको अपने में शामिल करें, और उनसे फिर वही कार्य किया जाए, कच्चे मालों को बेचा जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे समय में नवोदित राष्ट्रों की आर्थिक मजबूरियों का लाभ उठाने का विचार उनके मन में आ रहा था। किसको, साम्राज्यवादी देशों को, क्योंकि वो भी विनाश, द्वितीय विश्व युद्ध में उनको भी हानि हुई थी। तो पैसा कमाने के लिए वो फिर क्या कर रहे थे, वो नीति को फिर सोच रहे थे कि किस तरह से वो नए स्वतंत्र देशों को, ठीक है, उनका शोषण किस तरह से किया जाए। इसलिए उन्होंने आर्थिक सहायता के नाम पर इन देशों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या करने लगे, वो एक दूसरे देश को भड़काने लगे, उसके आंतरिक देशों के आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप करने लगे, और धीरे धीरे यहीं से नौ उपनिवेश शासन की स्थापना शुरू हो गई। और इसी से नौ उपनिवेशवाद की धारणा अस्तित्व में आई है। अभी भी नौ उपनिवेशवाद चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, कुछ देश उसके
इसमें शामिल हुए। इस व्यवस्था ने साम्राज्यवादी ताकतों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने में भरपूर सहायता पहुंचाई थी। ठीक है, क्योंकि जो विकसित देश हो रहे थे फ्रेंड, ठीक है, विकसित देशों ने जब साम्राज्यवादी देशों को क्या हुआ था, बहुत झटका दिया था। क्योंकि जो यूएसए था, अमेरिका था, वो क्या कर रहा था, उपनिवेशवाद का विरोध कर रहा था पूरी तरीके से। तो जब उनका विरोध कर रहा था, सब जो साम्राज्यवादी यूरोपीय देश थे, उनका क्या हो रहा था, उनका क्या हो रहा था, ताकत उनकी कमज़ोर हो रही थी। ठीक है, जिससे क्या हुआ था, जो साम्राज्यवादी देश थे वो क्या रहे थे, आर्थिक रूप से कमज़ोर होने लगे थे धीरे धीरे। और फिर 20वीं शताब्दी तो वो ऐसे हो गए कि उन्होंने क्या किया, उपनिवेशवाद के जितने भी देश थे उनको क्या किया, उन्होंने यूरोपीय देश ने आज़ाद कर दिया। पांचवा देखते हैं विकसित राष्ट्रों की आर्थिक नीतियाँ। अब देखिए, अब उनसे तो आज़ाद हो गए, यानी जो यूरोपीय देश थे वहाँ से तो देश आज़ाद हो गया, लेकिन जो विकसित देश थे अब उनको वो गुलाम बनाना चाहते थे। ठीक है, यानी जो यूएसए था, अमेरिका था, अब वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके गुट में लोग देश अधिक मात्रा में शामिल हो, तो क्या करे, उन देशों से अधिक मात्रा में शोषण करे। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध का आरंभ हो गया, आपको पता है। ठीक है, दोनों महाशक्तियों में अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नए राष्ट्रों को अपने गुटों में शामिल करने का निर्णय किया। ठीक है, क्योंकि जिस देश में ज़्यादा जितने देश शामिल होंगे तो वो देश क्या होगा, आर्थिक रूप से और मजबूत होगा। तो उन्होंने एक इच्छा, ठीक है, एक नीति अपनाई कि जो देश मेरे में शामिल होगा, ठीक है, हम उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देंगे। किसने बोला, अमेरिका और यूएसए ने। ठीक है, विदेशी सहायता, शस्त्र पूर्ति, बहुराष्ट्रीय निगमों पर नियंत्रण आदि संसाधनों द्वारा इन महाशक्तियों ने नवोदित राष्ट्रों को आर्थिक रूप में नियंत्रण ले लिया। अब क्या करने लगे, वो विदेशी सहायता देने लगे। अब जो देश उसमें शामिल हो गए, यूएसए में, अमेरिका में, वो अब उसको शोषण करने के लिए, ठीक है, उनसे शोषण करने के लिए विकसित देशों ने क्या नीति अपनाई, उसमें विदेशी सहायता देने लगे। ठीक है, कर्जा देने लगे, शस्त्र को पूर्ति करने लगे। कोई शस्त्र नहीं है तो आपको बोले कि हम आपको शस्त्र भी देंगे। बहुत सारी कंपनियां लगा दी, उसके माध्यम से उनको गुलाम बनाया। ठीक है, तो और भी बहुत प्राकृतिक संसाधन और भी बहुत सारे संसाधन ऐसे लगाए जिनके कारण से जो नवोदित राष्ट्र थे उनका किस प्रकार से शोषण कर सके, किस तरह से उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके ये विकसित देशों ने नीतियाँ अपनाई। ठीक है, इससे उपग्रही राज्यों की संख्या में वृद्धि होने लगी। उनकी सभी आर्थिक नीतियाँ एक एक करके नव उपनिवेशवाद को मजबूत आधार प्रदान करने लगी। अब ये सब चीज़ें जब अगर आप, ठीक है, विकसित देशों ने ये क्या किया था, बहुत सारी कंपनियाँ लगा दी। ठीक है, आपको कर्जा दे दिया। अब इन सब से क्या हो रहा था, जो विकसित देश हो रहे थे वो क्या हो रहे थे, मजबूत हो रहे थे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जो यहाँ पे, ठीक है, बर्गर, पिज़्ज़ा, ठीक है, जो डोमिनोस वगैरह की जो कंपनियां हैं फ्रेंड, यहाँ से क्या कर रही हैं, इंडिया में आई हैं, बहुत देशों में आई हैं, और वो क्या कर रही है, आर्थिक रूप से यहाँ से पैसा कमा के, जहाँ की कंपनी है, ठीक है फ्रेंड, वहाँ पे क्या कर रही है, उसको मजबूत कर रही है आर्थिक रूप से। तो पैसा तो यहाँ कमा रही है, तो बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे आई हुई है, तो यहाँ से पैसा कमाती हैं, और जहाँ उनका, ठीक है, मूल निवास होता है फ्रेंड, वहाँ की स्थिति को मजबूत करती हैं। तो यही विकसित देशों ने भी यही नीति अपनाई थी। उन्होंने क्या किया, जो स्वतंत्र हुए देशों को क्या किया, बोला कि हम आपको धन देंगे, धन दिया। ठीक है, बहुत सारे प्लांट वगैरह लगाए, बहुत सारी कंपनियां वहाँ पे खोली। फिर बोला सशस्त्रीकरण भी दिया उनको, उनको हथियार वगैरह भी सप्लाई कराया। ठीक है, बोला कि अब हथियार सप्लाई कराएगा तो उसमें भी धन की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें देख के वो क्या कर रहे थे, एक तरह से वो उन पर कंट्रोल करना चाहते थे। कौन, विकसित देश, विकसित देश किस पे चाहते थे कंट्रोल, नव उदित राष्ट्र, जो नए उदित राष्ट्र हुए थे, नए उभरे देश निकले थे, उन पे क्या कर रहे थे, कंट्रोल करना चाहते थे। आज भी अमेरिका जैसे विकसित बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से अपने नव उपनिवेशवाद का नियंत्रण को सुदृढ़ बना रखे हैं। ठीक है, जो आज अमेरिका है, अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां आप देख लेना पूरे विदेश में। अब जैसे चाइना की लीजिए फ्रेंड, चाइना की इतनी सारी कंपनियां हैं पूरे देश में फैली हुई हैं कि उसको आर्थिक रूप से बहुत मजबूर कर रही हैं। ठीक है, मजबूत कर रही हैं। ठीक है, कंपनी तो उन्हें बहुत सारी जगह लगा रखी है, लेकिन जो उसका पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, चाइना में जा रहा है। तो चाइना क्या आ रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं नव उपनिवेशवाद। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आएगा नव उपनिवेशवाद के बाद में। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन फ्रेंड बहुत ही यूजफुल है। आप कभी भी नव उपनिवेशवाद के बारे में भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे उपनिवेशीकरण के बारे में, फिर नागरिक आंदोलन, यूएसए में नागरिक आंदोलन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से वो आज पेपर में अच्छे से अंक अर्जित कर सकें।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।